हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहनी क्लासेस की तरफ से आपको जो है टीजीटी और पीजीटी की बैच जो है स्टार्ट कर दी गई है। और जो भी हमारे नए मित्र हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आज जो भी हमारी क्लासेस होंगी और जितने भी लेक्चर्स होते हैं दोस्तों, आपको उसका क्वेश्चन का क्विज लिंक आपको मिल जाएगा। क्लासेस देखकर आप जो है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है। और साथ ही आज हम जो है एक टॉपिक जो है बताएंगे। देखिएगा, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आसानी से आप देखेंगे, बहुत ही इजी एक ट्रिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और टॉपिक का नाम है दोस्तों बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। इस टॉपिक में दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन देखिएगा आज के बाद शायद ही आपको ये कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेगा, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे क्विज लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, यानी कि बैंक समाधान विवरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता दूं, ये कंपलसरी नहीं होता बनाना। ठीक है। ये जो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो अपनी जो है जानकारी के लिए इसको प्रिपेयर करता है। ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बिजनेसमैन के द्वारा। जब मैं बिजनेसमैन की बात करता हूँ तो यानी बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है। ये बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। न कि ये बैंक के द्वारा बनाया जाता है। चूँकि ये बैंक रिकन्सिलिएशन इसलिए बनाते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैश बुक होता है और एक क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन जो हम लोग बनाते हैं, दो चीज़ों को जो है हेल्प से बनती है। एक तो पासबुक से बनती है, दूसरा क्या है, कैश बुक के हेल्प से ये बनती है। रीज़न क्या होता है कि व्यापारी जो होता है या बिजनेसमैन जो होता है, वो अपने यहाँ कैश बुक मेंटेन करता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो डायरेक्टली हमारे बैंक के थ्रू हो जाते हैं या मुझे पता भी नहीं चलता, जिसके वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंसेस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। उस चीज़ को जो है मतलब एलिमिनेट करके व्यापारी जो है यानी बिजनेसमैन, वो जानना चाहता कि मेरे बैंक में कितना पैसा है या फिर मेरे पास कितना मेरे कैश बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज के बाद इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। बस आप पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा, कूल माइंड होके देखिएगा दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, मैंने कुछ बातें बताई कि ये जो है एक तो ऑप्शनल होता है, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक ना, ये ऑप्शनल होता है। और कौन बनाता है दोस्तों? तो ये बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक ना, या फिर हम लिख दें प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। बस बाकी ज़्यादा इसमें दोस्तों आपको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो पॉसिबल होता है कब हम लोग बनाते हैं, जब कैश बुक, हमें पता है दोस्तों कि कैश बुक 4 तरीके की होती है। एक तो होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक, एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक होता है पेटी कैश बुक। ठीक है। तो आपको जब भी बनाना होगा बैंक रिकन्सिलिएशन, तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक जब भी बनती है तभी ये संभव है, या तो डबल कॉलम। डबल कॉलम में भी होता है क्या है कि कभी कभी आप देखते हो कैश बुक के साथ में डिस्काउंट का एक कॉलम देखने को मिलता है, और कभी कभी डिस्काउंट के साथ एक बैंक का कॉलम भी देखने को मिलता है। तो यानी डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ये पॉसिबल होता है कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन तैयार करता है, बिजनेस के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, 4 बेस आपको दिए रहते हैं। पहले तो मैं बेस बाद में बताऊंगा, पहले आपको दिखा दूं फॉर्मेट क्या होता है हमारा। जैसे हमने कहा कैश बुक, ठीक है, तो कैश बुक जब दोस्तों हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा कंप्लीट फॉर्मेट आपको नहीं दिखाएंगे, बस इतना सा आप देख लो कि इसमें क्या होता है, एक होता है कैश कॉलम का और क्या होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। ठीक है, इसके बाद एक कैश कॉलम हो जाएगा और एक बैंक कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसी के जस्ट नीचे आपको दिखा दें हम आपको एक फॉर्मेट और बना के, किसका, पासबुक का। आप लोगों के पास पासबुक होगा, आप देख सकते हो पासबुक में कैसा फॉर्मेट होता है। कुछ पासबुक का जो है फॉर्मेट जो है ऐसा होता है। अभी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें आपको बताना पड़ेगा। पहली बात तो इधर क्या होगा, पार्टिकुलर होगा, और इसके बाद क्या होता है, मैं सारी चीज़ नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक तो होता है कि डेबिट के लिए कॉलम होता है जो हम लोग बैंक से निकालते हैं, तब डेबिट अमाउंट होता है। एक होता है क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है, एक टोटल का होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। टोटल में भी आप ये कह सकते हो कि एक तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि बैलेंस के लिए हो गया। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैश या फिर बैलेंस शेष जो भी हो। बाकी टोटल भी आप कभी किसी पासबुक में आपको टोटल भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा बैलेंस होता है, ध्यान में रखना है आपको कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैश बुक का जो है बैलेंस होता है, तो साधारणतः हम लोग देखते हैं, या फिर हम बात करें बैंक कॉलम की अगर बात नहीं करते, तो कैश बुक का हमेशा डेबिट शेष होता है, यानी कि कैश बुक कभी भी नेगेटिव जा नहीं सकती। ठीक है, उसका बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, डेबिट ही होता है। ऑप्शन में, क्वेश्चन में, टीजीटी में, पीजीटी में बहुत बार ये पूछे गए हैं। ठीक है ना, कि कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, वो क्रेडिट नहीं होती। जब भी क्रेडिट की बात आती है तो हम कैश कॉलम की बात ना करके हम पासबुक के या फिर बैंक की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक कॉलम की बात होती है। तो जो बैंक कॉलम होता है, चूंकि 2 कॉलम है, कैश बुक तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा, और क्रेडिट शेष की बात नहीं होती। ध्यान में रखना है कि कैश कॉलम का डेबिट शेष होता है, क्रेडिट शेष कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन बैंक कॉलम क्या है, ये डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, कौन बना रहा है ये कैश बुक, कैश बुक कौन बना रहा है, ये बिजनेसमैन बना रहा है। तो बिजनेसमैन के यहाँ जब भी होगा, अगर बात किया जाए कि कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कही जाएगी, तो कैश बुक के बैंक कॉलम का जो शेष होता है, बैलेंस होता है, वो डेबिट भी होता है और क्या होता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जब ये डेबिट होता है, ध्यान में देना है कि जब ये डेबिट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल, यानी अनुकूल शेष बोलते हैं, अनुकूल। इसको क्या बोलते हैं, अनुकूल शेष। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है। और क्या बोल सकते हैं आप इसको डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DR। ठीक है, ये DR, इधर CR हो जाएगा और CR हो जाएगा। तो एक बात तो आपको पॉइंट आउट आपको करना है क्या, कि कैश बुक की जो है कैश कॉलम सदैव क्या होती है दोस्तों, तो ये डेबिट होता है। कैश बुक का कैश कॉलम कभी भी क्रेडिट नहीं होता, हमेशा डेबिट होता है। जैसे आप समझ लो कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप खर्च करते हो, अदरवाइज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा आपको, किसी से आपको बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो उधार तो आप जो है जब भी लोगे तो वो आपके लिए क्या है, एक तरीके की लोन होगी, ना कि वो आपका बैलेंस है। ठीक है ना। इसी वजह से बिजनेस के पास जितना कैश है वो इतना ही एक्सपेंस कर पाती है। ठीक है ना। इस वजह से हमारा कैश जो होता है वो कभी भी क्रेडिट नहीं होता। लेकिन बैंक कॉलम की बात कही जाएगी तो ये हमारा डेबिट भी होता है और क्या होता है, क्रेडिट भी होता है। तो जब ये क्रेडिट शेष होगा, ध्यान देना है कि जब ये क्रेडिट शेष होता है तो इसको अनफेवरेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कहा जाता है। जब भी आपको लिखा आएगा कि अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, इसका मतलब क्या है कि ओवरड्राफ्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, और ओवरड्राफ्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल शेष, प्रतिकूल शेष।
ठीक है ना। प्रतिकूल शेष अनफेवरेबल बैलेंस, ये और इसको क्या बोलते हैं, और अथवा इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोला जाता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी अधिविकर्ष शेष होता है किसके अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष शेष। ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अधिविकर्ष बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पासबुक में आते हैं। तो हमें पता है पासबुक हमारे पास होता है, लेकिन उसमें हम अपना पेन नहीं चला सकते। वो कौन करेगा, उसमें जो भी अपडेशन करना होगा वो कौन करता है, बैंक करता है। यानी उसमें जो भी हमें अपडेट कराना है या उसमें एंट्री कराना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है। यानी पासबुक हमेशा एक्यूरेट माना जाता है और इसी को बेस लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पासबुक का जो भी शेष होता है वो फेवरेबल का क्या होगा, वो हमेशा क्रेडिट रहेगा। फेवरेबल क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट। यानी यहाँ पर जो शेष होगा इसका क्रेडिट साइड का, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फेवरेबल। इसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोला जाता है। ये जो शब्द हैं इससे भी लोग बहुत परेशान होते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज आपको पता चल जाएगा कि पासबुक का क्रेडिट जो होता है वो फेवरेबल होता है, जबकि कैशबुक की अगर बात कही जाए तो कैशबुक की डेबिट जो बैलेंस होती है वो फेवरेबल होती है। यानी मेरे यहाँ डेबिट है तभी तो बैंक यहाँ क्या है, क्रेडिट है ना। जैसे अगर एंट्री कही जाए कि मैंने कैश जमा किया कहाँ पे, बैंक में, तो मैं अपने यहाँ एंट्री क्या पास करूँगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अपने यहाँ एंट्री में मैं चढ़ा दूंगा ना, क्या चढ़ा दूंगा, बैंक डेबिट। तो यहाँ पे जब एंट्री पास करोगे क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे, तो बैंक के लिए हम कर रहे हैं ना, बैंक डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू कैश लिखेंगे और बैंक के कॉलम में हम लोग अमाउंट फिल कर देते हैं। और बैंक मुझे क्या करेगी, बैंक अपने यहाँ एंट्री जब पास करेगी तो इस टाइम मैं मान लेता हूँ कि मैं कौन हूँ, बैंक। तो कस्टमर के पास से पैसा आया तो बैंक अपने यहाँ क्या करेगी, कैश को रिसीव करेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट करेगी और टू क्या करेगी, कस्टमर करेगी। तो टू कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर का ये अकाउंट होता है। पासबुक जो होता है कस्टमर के नाम पे होता है, ठीक ना। तो ये कस्टमर का अकाउंट है, तो कस्टमर को ये अपने यहाँ क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। यहाँ लिखेगी बाई कैश और यहाँ पर क्या करती है, पोस्टिंग करती है क्रेडिट साइड में। तो बात समझ गए होंगे कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल होता है, यानी मेरे फेवर में है। मैं पैसे, मेरे पास बैलेंस पड़ा है, मैं उसको जब चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। अब अगर बात करते हैं अधिविकर्ष की, तो अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक का मतलब क्या है कि मैंने बैंक से मेरे खाते में पैसा जितना नहीं था उससे ज़्यादा हम लोगों ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। तो बैंक हमें क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। तो यहाँ पर डेबिट जो शेष होता है, डेबिट जो शेष आएगा पासबुक का, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको और क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोलते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो कि आपने समझ लिया, ठीक है। यहाँ अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है। यहाँ से हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि कैशबुक का बैलेंस होता है, अगर सिर्फ लिखा है कैशबुक का बैलेंस होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी, या फिर कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक इज क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, डेबिट होगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं होता। लेकिन अगर आपसे बात कही जाए कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जब भी वर्ड जोड़ दिया कि बैंक कॉलम, तो अगर आपसे कह दिया कि बैलेंस एज पर कैश बुक की बात कही जाए और बैंक उसमें शब्द जोड़ दिया जाए कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कही जाएगी, तो ये दोस्तों क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जब डेबिट होगा तो उसे बोलेंगे फेवरेबल, यानी अनुकूल शेष। अगर वो जो है क्रेडिट हो गया तो उसको बोलते हैं अनफेवरेबल, यानी कि ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और पासबुक तो सिंपल सा है, पासबुक में या क्या होगा, या तो फेवरेबल होगा या तो
अनफेवरेबल होगा। तो कैश बुक में 3 बातें आपको याद रखनी है। कैश बुक में क्या रखनी है? 3 बातें। अगर सिर्फ बात करता है कैश बुक की शेष की बात करता है तो ये हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन अगर कहता है कि बैलेंस ऑफ कैश बुक, किसकी बात करेगा? कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात करेगा। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमेशा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आइए यहाँ से हम लोग कैसे विवरण तैयार करते हैं, स्टेटमेंट तैयार। एक चीज़ और, स्टेटमेंट की बात आ गई। आपसे पूछा जाता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये कभी भी बनाया जा सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ठीक है ना। चलिए, मैं इसी बात को यहाँ पे लिखता हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक जब भी बात आएगी बैंक रिकन्सिलिएशन में, यानी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात होती है। ठीक है, न कि कैश कॉलम की बात होती है। और ये हमने पहले ही बताया कि ये कब बनता है, जब डबल कॉलम कैश बुक बनेगा या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगा, तभी ये बनता है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अदर्स एग्जाम में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। ये कब प्रिपेयर्ड होता है? जब, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन देयर इज 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। यानी जब ये यहाँ पे क्या होगा कि 2 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक यानी 3 कॉलम कैश बुक जो होगा, 3 जो है खाने वाली जो है रोकड़ बही बनती है, तब हम लोग स्टेटमेंट ये बनाते हैं। ठीक है ना। और ये क्यों बनाते हैं? ये व्यापारी अपने संतुष्टि के लिए बनाता है कि मेरे बैंक का बैलेंस और मेरे कैश बुक का बैलेंस में कोई डिफरेंस होगा तो उसे क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है। तो डिफरेंस या वेरिएंसेस क्यों आते हैं? जैसे मैं बता दूं कि मान लो मैं व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने कुछ कस्टमर को पेमेंट देता हूँ बाय चेक। मैंने चेक इशू कर दिया, जैसे ही मैं चेक इशू करूँगा अपने यहाँ कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग कर लूँगा। ठीक है, एक डेफिनेट जो है पीरियड, सपोज करो मैंने ऐसा किया, मैंने मान लीजिए कि 1 जनवरी को क्या किया, चेक इशू किया। ठीक है, मैंने 1 जनवरी को क्या किया, चेक इशू किया। किसको किया? किसी अपने कस्टमर को किया। कस्टमर मतलब कि क्रेडिटर, जो हमें सप्लाई किया है उसी को तो हम पेमेंट देंगे। मैंने अपने किसी सप्लायर को चेक इशू किया, लेकिन वो तभी बैंक में रिकॉर्ड होगा जब वो लेके जाएगा क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। वो बैंक में तभी चढ़ेगा या अपडेट होगा जब ये बैंक को प्रेजेंट करता है। सपोज करो 1 जनवरी को मैंने इशू किया, लेकिन मैं अपना स्टेटमेंट बना रहा हूँ। किस डेट को बना रहा हूँ? मान लीजिए मैंने कहा 31 जनवरी को मैं अपना स्टेटमेंट बना रहा हूँ, और इस डेट तक अगर ये प्रेजेंट नहीं किया है, ये जाता है कब प्रेजेंट करने के लिए? मान लीजिए हमने कहा 2 फरवरी को जाता है। ठीक है, चेक लेकर कहाँ गया? बैंक में प्रेजेंट किया पेमेंट रिसीव करने के लिए वो, तो वो कब गया? 2 तारीख को गया, यानी 2 फरवरी को गया। उसी बीच में हम क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम अपने यहाँ क्या किए होंगे, अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दी होगी, तो कैश बुक का जितने का मैंने चेक इशू किया है उतने से बैलेंस क्या हो गया होगा, मेरे कैश बुक का कम हो गया होगा। लेकिन बैंक कब कम करेगी या कब जो है डिडक्ट करेगी इतना अमाउंट, जब तक ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करता चेक। तो ये कारण होते हैं, ये कॉजेज होते हैं डिफरेंसेस का। ठीक है, सपोज करो कि मेरा कोई कस्टमर था, वो जो है बैंक में क्या किया, वो बैंक में डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और सपोज करो मैं 31 जनवरी को क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट बना रहा हूँ, और मेरा एक कस्टमर था वो डायरेक्टली मेरे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। मान लीजिए 15 जनवरी को ही डिपॉजिट कर दिया था। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कब पता चलेगा? जब मैं जाऊँगा अपने बैंक पासबुक को अपडेट करवाऊँगा, तब मुझे पता चलेगा। सपोज़ करो मैंने स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चली कि ये एक कस्टमर था डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट किया था, और बैंक का बैलेंस उतने से क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा, यानी पॉजिटिव बैलेंस उतने से शो कर रहा होगा। लेकिन कैश बुक क्या करेगा, जितना हमारा कस्टमर ने बैंक में जमा किया था उतने से हमारा बैंक का जो है वो जो शेष था वो क्या करेगा,
डिफरेंसेस दिखाएगा, शो करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे बैंक के अकाउंट में जमा किया था और मुझे पता नहीं था, मैंने कैशबुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है और बैंक ने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सारे कारण होते हैं जो डिफरेंसेस होते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे बैंक ने चार्ज ले लिया, अपना सर्विस चार्ज काट लिया, डिडक्ट कर लिया। तो जैसे ही बैंक अपना सर्विस चार्ज काट लेगी, डिडक्ट कर लेगी, तो मुझे पता कब चलेगा, जब हम बैंक को जाएंगे। तो बैंक ने जैसे ही चार्ज कर लिया होगा उतने से बैंक का जो है बैलेंस मेरा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, डिडक्ट हो गया होगा। लेकिन कैशबुक में तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना, कैशबुक का बैलेंस क्या करेगा, उतने से प्लस शो करेगा। और जबकि हमारा क्या है, बैंक का जो बैलेंस होगा, यानी कि बैंक की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपको ये समझ में आना चाहिए पासबुक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बैंक मतलब पासबुक, क्योंकि कौन प्रिपेयर कर रहा है, बैंक कर रही है। तो पासबुक में वो ऑलरेडी अपडेटेड हो गया, मतलब बैंक का बैलेंस हमारा चढ़ गया होगा। लेकिन मेरा क्या होगा, कैशबुक में मुझे रिकॉर्ड अभी हमने नहीं किया। तो ये सारे कारण है, डिफरेंसेज हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं, बहुत आसान तरीका है, इससे ज़्यादा बेस्ट और इजी ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न बनी रहती है, लेकिन मैंने दावा के साथ मैं बोलूँगा आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जब बात करते हैं कैशबुक की बात करते हैं दोस्तों, बैलेंस एज पर कैशबुक, मैंने कहा हमेशा कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करते हैं तो क्या बैलेंस होगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। इस डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, यानी कि अनुकूल शेष बोलते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक की अगर बात कर दूं तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि इसका जब डेबिट है कैशबुक का, तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये भी क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, ये फेवरेबल हो जाएगा। अब जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा, जब हमारा बैलेंस जो है फेवरेबल क्या है, डेबिट है ना कैशबुक के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बोलते हैं। इसी तरीके से हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट पासबुक का उल्टा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, यानी ये ओवरड्राफ्ट का केसेस हो जाता है। कभी कभी ओवरड्राफ्ट वर्ड न लिख के जानते हैं क्या लिखता है, कभी कभी ओवरड्राफ्ट शब्द आपको देखने को नहीं मिलता, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ओवरड्राफ्ट न लिख के लिखता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेगा, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिखता है क्वेश्चन में। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी अनफेवरेबल की बात होगी, यानी कहने का मतलब है प्रतिकूल शेष की बात होगी, तो इसका मतलब है कि ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग रेक्टिफाई करते हैं ना, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, क्या, अपना बैंक अकाउंट। मेरा ये ट्रिक है दोस्तों, ये बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा ट्रिक आपको काम देगा। हम चूँकि दोनों को ये नहीं कहेंगे ये बढ़ा तो ये घटा दो, ठीक है, ये घटा तो ये बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक के खाते पर आपके क्या प्रभाव पड़ रहा है, सीधे उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ध्यान देना है कि कोई कस्टमर है, सपोज करो मेरा कोई कस्टमर है। अब देखिए ट्रिक है, ध्यान देना है आपको, कंसंट्रेट होकर चीज़ों को देखिए, ये समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कोई कस्टमर है, वो क्या किया, हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट। वो एक कस्टमर था, मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाके क्या किया है, कैश को डिपॉजिट किया, ठीक है। लेकिन ये जो डिपॉजिट हुआ, इससे हम अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग अभी तो नहीं किए हैं। हमें कब पता चलेगी, जब हम ये स्टेटमेंट तैयार करने जाएंगे या फिर हम बैंक को जाएंगे, तब हम मुझे पता चलेगा कि मेरे खाते में किसी ग्राहक ने ये डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है। तो कैश बुक में तो अभी रिकॉर्डिंग नहीं किया हूँ। तो आप बताओ ना, ये जैसे ही जमा करेगा तो क्या होगा, हमारे बैंक के अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बताओ, बढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये इंक्रीज कर जाएगा इतने से, जितना सपोज करो मैंने कहा 500 जमा किया, 500 रुपये से जो मेरा पहले का बैलेंस होगा, सपोज ऐसा आप मान लो कि बैंक के खाते बैंक में मेरे कितने हैं, 1000 रुपये का बैलेंस है, ठीक है ना।
1000 रुपये का मेरे बैंक में बैलेंस है। और मेरे कैश बुक में भी कितना है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कैश बुक में भी हमारे कितना बैलेंस है दोस्तों, 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 इधर है, 1000 इधर है, लेकिन कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो मेरे बैंक का अब भी बैलेंस कितना हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, 500 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। लेकिन कैश बुक क्या मेरा बढ़ा, मेरा कैश बुक दोस्तों बढ़ा नहीं बढ़ा। जब नहीं बढ़ा यानी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अपने हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ को आपको मेकअप करना है, एक ही चीज़ आपको कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ को, बैंक के अकाउंट को। चाहे जो चीज़ हो, चाहे जिसका भी बेस लेके आपको सुधार करना है, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो फेवरेबल हो, चाहे वो अनफेवरेबल की कहानी हो, आपको सिर्फ ये अपने दिमाग में रखना है कि बैंक के अकाउंट पर क्या हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब ये हमने कहा कि ये प्लस होगा, पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है ना 500 से, यहाँ देखो यहाँ भी 1000 रुपये था, यहाँ भी 1000 रुपये था, लेकिन 500 रुपये ये कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। तो जैसे ही इंक्रीज करेगा और मेरा बेस क्या होगा, बेस को ध्यान में रखना कि बेस क्या है। बैलेंस आपको कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस अगर आपको दिया है कैश बुक का और ये डायरेक्टली डिपॉजिट किया है तो इन दोनों का रिलेशन आपको ध्यान में देखना है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है। रिलेशन को आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर यहाँ पर कोई बैलेंस प्लस हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बैलेंस अगर प्लस हुई है तो हमारा बेस अगर कैश बुक का है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। बात समझ गए होंगे। यानी डायरेक्टली रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ बढ़ा है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर सपोज करो बैंक ने चार्ज काट लिया, बैंक चार्जेस लग गए हैं मेरे खाते पे, इतने से क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा, सपोज करो 100 रुपये कट गया बैंक चार्ज, तो बैंक चार्जेस से क्या होगा, 100 रुपये ये कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या है, मेरे बैंक का अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, ये 100 रुपये से नेगेटिव शो कर रहा होगा इन कंपेयर, हम बात करें तो इन कंपेयर टू कैश बुक एंड पासबुक। अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम देखेंगे हमारा कैश बुक जो है 100 रुपये से ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा और ये हमारा अकाउंट क्या करेगा, 100 रुपये से कम शो कर रहा होगा, क्योंकि ये बैंक ने चार्ज काटा था। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, बैलेंस माइनस शो कर रहा है, तो हम भी यहाँ क्या 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 करेंगे, बेस हमारा कैश बुक का है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारा ये बेस किसका है, पासबुक का है। ठीक है, अगर हमारा बेस पासबुक का है तो इनवर्स रिलेशन होता है। हमने कहा ये क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है। और यहाँ पर जब बात करते हैं इसमें पासबुक का अगर हमारा बेस दे रखा है तो इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि अगर माइनस बैलेंस यहाँ पे कोई बैलेंस हमारी डिडक्ट हो गई है हमारे बैंक अकाउंट से, तो उतने से हमारा क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। और यहाँ पर कोई बैलेंस अगर पॉजिटिव हुई है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो आज बस यही दो ही अकाउंट हम बताएंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस सबको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो आपने पॉइंट को नोट कर लिया होगा कि बैलेंस एज पर अगर कैश बुक है, बेस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे बैंक के अकाउंट्स में अगर हो रहा है, मेरे बैंक के अकाउंट से हो रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं तो बातें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है, बताया क्या, रुपीज़ मान लीजिए कहा कि ये है 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, या 12,500 कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही फिगर देखने को मिलता है। मैंने कहा बैलेंस एज पर कैश बुक यानी रोकड़ बही के अनुसार शेष आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 12,500 रुपये दिया है, यानी 12,500 रुपीज़ दे रखा है। आगे कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम डेट वाइज अभी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बाद में डेट भी आपको दिखा देंगे। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या ऐसे आप कर लो कि ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस सपोज करिए कि बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, कितना दोस्तों, 12,000 रुपये आपको शो कर रहा है।
ठीक है, किस दिन को कर रहा है, मैं ऐसा कर देता हूँ, मान लो ये हमने कहा है 31 जनवरी 2020 को कर रहा है। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने कहा ये जो चेक इशू हुआ था ये हुआ था 20 जनवरी को। ठीक है, 20 जनवरी को, ये कब हुआ है दोस्तों, 20 जनवरी को हुआ है। कितने का है ये चेक, हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा है कितने का, 500 का है। ठीक है, ये कितने का है, 500 का है। अगला मैं ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि ये 22 जनवरी को अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी एक ग्राहक ने सीधे मेरे खाते में कितना जमा कर दिया है, मैं कहता हूँ 1000 रुपीज़ ये जमा कर दिया। यहाँ पर क्या था कि एक चेक जो है जारी किया था 20 जनवरी को, लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, कस्टमर्स जो है डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी एक ग्राहक ने सीधे बैंक खाते में क्या किया है, 1000 रुपये जमा कर दिया। एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे, थर्ड मैं ट्रांजैक्शन लेता हूँ, मैंने कहा ये 28 जनवरी को बैंक चार्जेज है, ये मान लीजिए आपको 200 रुपीज़ का है। ठीक है, आगे और ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं इस तरीके से, बट अभी हम इतना ही लेके समझा देते हैं आपको। अब हम कह रहे हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक विल बी ऑन 1 फरवरी 1 फरवरी 2020 को विल बी होगा। ठीक है, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के अनुसार शेष 1 फरवरी 2020 को कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका स्टेटमेंट तैयार करके देखना है कि आंसर हमारा क्या आता है। चलिए, इसमें आएगा क्या, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सॉल्यूशन। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, एग्ज़ाम में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बताना है। मैं फॉर्मेट के साथ चलता हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन ये स्टेटमेंट है, किस दिन हम कर रहे हैं, ये 1 फरवरी को कर रहे हैं। ठीक है, 1 फरवरी को कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो कि 20 जनवरी को ये चेक इशू हुआ था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो बात लिखी है यानी कि इस तिथि तक जो है प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। ठीक है, और कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया होगा तो जस्ट इस डेट के पहले ही किया होगा। तो अब यहाँ पर बेस आप देखो कि बैलेंस एज पर कैशबुक हमारा शेष क्या है, उसको पहले चूँकि बेस वही है, उसी के साथ आपको एक आधार दिया गया है कि आपको इसी बेस के अनुसार हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक, क्या है ये, डेबिट शेष है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक है, कितना है, ये 12,500 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो करा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, घटना क्या हो रही है यहाँ पे, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ। मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, बैंक का अकाउंट है। ठीक है, और ये सपोज करो कैश अकाउंट, कैश बुक है। जैसे ही मैंने चेक को इशू किया होगा, ये 500 रुपये के जैसे ही मैंने चेक इशू किया होगा, अपने कैशबुक में इसकी रिकॉर्डिंग कर ली होगी, इसकी अपने कैशबुक में रिकॉर्डिंग कर ली होगी। एंट्री मैंने क्या किया, पास किया होगा कि हमने इतने का पेमेंट दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कैशबुक में हम इतने का बैलेंस जो 500 का है ऑलरेडी क्या किए होंगे, क्रेडिट कर दिए होंगे, यानी कि बैलेंस हमारा कम हो गया होगा। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब है कि हम करे होंगे अपने कस्टमर्स को जो है डेबिट किए होंगे और क्या किए होंगे,
टू बैंक कर दिए होंगे, तो बैंक कॉलम में जाके बाय कस्टमर्स यहाँ हम क्रेडिट कर दिए होंगे 500। लेकिन बैंक कब करेगी बताओ, बैंक कब करेगी, जब ये प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। तो अभी स्टेट तक जो है वो पहुँचा ही नहीं है, तो हमारे बैंक का अकाउंट जो अभी हम रिलेशन दिखा रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पर देखो ना बैंक का अकाउंट मेरा कम हुआ क्या, नहीं हुआ ना, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। तो यानी कहने का मतलब है मेरे बैंक के अकाउंट का जो बैलेंस होगा दोस्तों वो पॉजिटिव शो कर रहा होगा, 500 रुपीज़ से पॉजिटिव शो कर रहा होगा, ठीक है। और मेरा कैश बुक क्या होगा, ये 500 से नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा अगर हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो। यानी ये 500 रुपये ज़्यादा दिखा रहा होगा, ये कैश बुक 500 रुपये हमारा कम दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये आप बताओ हम बेस किसको लिए हैं, कैश बुक को लिए हैं, ठीक है। बेस किसको लिए हैं, कैश बुक को लिए हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ये हमारे बैंक अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसी को देखना है। आप बताओ ना, यहाँ पर जब पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैश बुक के अकॉर्डिंग जो शेष होता है, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, चेक इशू तो हुआ है, पहला हम कर रहे हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। मैंने क्या बताया, ये 500 से हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा, तो कैश बुक में हम सुधार कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 500 रुपीज़। दूसरी बात क्या है, करेक्ट कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब कस्टमर मेरे बैंक में डायरेक्टली यहाँ पे 1000 कितना है 1000 डिपॉजिट किया है, इतने से फिर हमारा क्या बैंक का बैलेंस, अगर हम पास कैश बुक से तुलना करें तो बैंक का बैलेंस 1000 रुपये से क्या होगा, पॉजिटिव शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है, तो कैश बुक का हमारा जो है बेस है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, इसको ऐड बैक करोगे, ठीक है। क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कितने का है ये, 1000 का है, ठीक है ना। इसके बाद फिर कर रहा है बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारे जो है क्या किया है, अपना चार्जेस काट लिया। तो मेरे अकाउंट्स में बैंक ने क्या किया होगा, 100 रुपये है नहीं 200 रुपये से ये इतना हमारा बैलेंस उन्होंने कम कर दिया होगा। मेरे बैंक अकाउंट में 200 रुपये से मेरा बैंक जो है मेरे अकाउंट्स को 200 रुपये से क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने कैश बुक में रिकॉर्डिंग करी नहीं होगी, तो चूंकि बैंक का अकाउंट हमारा माइनस बैलेंस शो कर रहा है, तो हमने क्या बताया था, कैश बुक से डायरेक्टली रिलेटेड होता है ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को, तीसरा वाला बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस कितना है 300, तो ये 1500 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको 1500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ये 0 ये 5 0 हो गया, ये 14,000 हो गया। और ये 200 रुपये जो है बैंक चार्जेस है, इसको लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। ये हो गया 800, यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी कि 13,800 रुपये। ये कौन सा बैलेंस आया, बैलेंस एज पर पासबुक मिल गया आपको, ठीक है ना। ये होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट तो वही है, हमारा ये जो क्वेश्चन भी वही रहेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ, आप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखा है कैश बुक, अब मैं इसको बना देता हूँ पासबुक। तो फिर आपको बैलेंस देखिए, अभी आपको रेक्टिफाई करने में समझ में आ जाएगी कि घटनाएं क्या घट रही हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, पासबुक, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ पासबुक, और मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कैश बुक। जो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है दोस्तों कैश बुक निकालना है, ठीक है। और ये जो बैलेंस हमने निकाला था 13,000 रुपये, ये किसके अकॉर्डिंग है, बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग है। तो ये बैलेंस भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 13,800 रुपये, ठीक है। अभी आपको पता करना है कि हमारे बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन भी हो गया, आपके सामने नोट कर दिया हूँ।
चलिए, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अभी आपको क्या दे रखा है दोस्तों, पासबुक का बैलेंस दिया, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक आपको दे रखा है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का, आपको पता है कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक की बात करें तो क्रेडिट शेष होता है। कितना है ये, 13,800 है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, बैंक अकाउंट आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। बैंक के अकाउंट पर जो इफेक्ट पड़ेगा, मैंने कहा था अगर बेस हमारा पासबुक का होगा तो इसका दोस्तों इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ पर अगर कोई बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस पॉजिटिव होगा तो हम इसमें नेगेटिव करेंगे, और यहाँ पर कोई बैलेंस मेरा नेगेटिव शो कर रहा होगा तो इसमें हम ऐड करते हैं। चलिए जैसे देखिए पहला हमारा ट्रांजैक्शन क्या है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कहने का मतलब है कि चेक जो है जारी किया गया था बिजनेस के द्वारा, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। जब भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ तो इससे क्या होगा हमारा, बताओ। यानी कि जब वो प्रस्तुत करता तो बैंक उतना पेमेंट दे देती 500 का चेक वाला, तो उतने से कम करती, बट अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा 500 से। जब ये पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा 500 से, तो मैंने क्या बताया कि पासबुक का हमारे अकाउंट से इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, तो लेस कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 500 रुपये। फिर आते हैं दूसरे पर, एक कस्टमर था डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक किया है, यानी कहने का मतलब हमारे खाते में डायरेक्टली डिपॉजिट किया है, तो 1000 रुपये से मेरा बैंक का अकाउंट क्या है, पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है। बेस हमारा क्या है, पासबुक का है, तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से ये 1000 रुपये हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यानी 1000 रुपये ये क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिट है। कितने का है, 1000 का है। ये दोनों क्या होगा, इसमें से लेस हो जाएगा, यानी 1500 रुपये यहाँ से लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद देखते हैं बैलेंस अभी क्या हमारे पास है, ये आएगा 300, यहाँ पर 2 और ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज जो हुई है, इतने से हमारा बैंक का बैलेंस अगर हम कैशबुक से तुलना करते हैं तो देखने को मिलेगा कि मेरे बैंक ने 200 रुपये चार्ज काट लिया, तो इतने से हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस शो करेगा, जबकि कैशबुक हमारा उतने से पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा। तो यहाँ पे चूंकि इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, तो इसका और इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे बैंक चार्जेज। कितना है ये, 200 रुपये, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12,500। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता ही है 12,500 बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो ये हो गया क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस होता है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और आप लोग इसका जो है टेस्ट दे सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज में क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप उसको देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। और जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे नए साथी हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो मैंने ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है डेमो की, वो आप देख सकते हो। उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा सर कि फ़ीस का स्ट्रक्चर भी आप बताते चलो, तो मैं लास्ट में इसी वजह से मैं बताता हूँ, आप फ़ीस का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, फी स्ट्रक्चर टोटल दोस्तों जो है फी टीजीटी एंड पीजीटी बोथ 5,500 है, ठीक है। अभी क्या है, ये ऑफर्ड बैच है, ऑफर में चल रहा है 50 बच्चों तक, 50 स्टूडेंट्स तक है। ये 2,999 रुपीज़ है, ठीक है ना।
और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन आपको मिनिमम पे करना है। सब्सक्रिप्शन आप 500 रुपये पे करके ले सकते हैं, ठीक है। 500 रुपये आप जमा करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये फीस इसमें बाद में आपका ऐड यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये हमारे दोस्तों स्ट्रक्चर है। जैसे ही 50 स्टूडेंट होते हैं फिर ये हो जाएगी फ़ीस, और इसके बाद पीजीटी और टीजीटी की जो भी हमारे सिलेबस होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम बाइफरकेट कर देंगे फ़ीस को भी, ठीक है ना दोस्तों। अभी ये ऑफर में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों मैं अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही दोस्तों आप लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू आप सभी को।